इनको देश से कोई मतलब, और ना देश के प्रति इनकी राष्ट्रभक्ति है। इनकी राष्ट्रभक्ति तो अमेरिका के प्रति है, इनकी राष्ट्रभक्ति चाइना के प्रति है, इनकी राष्ट्रभक्ति इटली के प्रति है। भारत के प्रति तो इनकी राष्ट्रभक्ति है ही नहीं। और इसलिए ये मानसिकता जो है, ये मानसिकता राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता है। अभी कुछ समय पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई वोट चोरी के आरोप लगाए थे, प्रेजेंटेशन दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनसे रिटन लेटर मांगा था कि कहाँ कहाँ आपको आपत्ति है, आप वो लेटर दीजिए, तब उस पर मंथन होगा। वोट चोरी हो गई, कोई ऐसे वोट चोरी होता है क्या? ऐसे कोई वोट ऐसे होता तो सारे विपक्षियों के नाम काट देते, फिर चुनाव काय को होता? तो वोटर लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम कट जाता अगर ऐसा होता तो। फिर तो तेजस्वी यादव का भी कट जाता अगर ऐसा होता तो ये सब फालतू की बातें हैं। अब जो भारत के नागरिक नहीं है, ये चाहते उनको वोटर बना दो। तो ये तो कुल मिला के सत्ता के लिए देश से समझौता करते हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 240 सीटें मिली, आपको 100 सीटें मिली। तब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था। अनेक राज्यों के चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीती या विपक्षी पार्टी चुनाव जीती, तब वहाँ इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ नहीं की। तो जहाँ आप जीतते हो वहाँ इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, जहाँ आप हारते हो वहाँ इलेक्शन कमीशन बेईमान। तो ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, इस पे आरोप लगाते हैं। हमारी चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के निर्णय पे आपत्तियां उठाते हैं। तो उनका कुल मिला के लोकतंत्र में कांग्रेस का कभी विश्वास रहा नहीं। कांग्रेस हमेशा राजशाही के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का जन्म ही राजशाही से हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पार्टी के डीएनए में मुगल और अंग्रेज हैं, इस पार्टी के डीएनए में कांग्रेस पार्टी के। और इसलिए उस नीति पे ये काम करते हैं, तानाशाही और कूटनीति, इस आधार पे। और इसीलिए आज दुर्गति देश के अंदर हो गई। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रंप ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया था यूएस प्रेसिडेंट ने कि हमारे हस्तक्षेप के बाद में सीज फायर हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। अब इसमें ट्रंप का तो कोई बीच में आने का सवाल ही नहीं था। ट्रंप का आने की क्या, हमारा तो ऑपरेशन संपूर्ण हो गया था। हमारा तो ऑपरेशन वैसे भी जो हमारा उद्देश्य था वो हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कोई ऐसी सरकार नहीं है कि कोई किसी के ट्रंप के आगे झुक जाए या किसी के भी आगे। ट्रंप तो एक नाम है, मतलब दुनिया के किसी भी देश के आगे भारत की सरकार नहीं। अटल जी ने सारी दुनिया के विरोध के बाद भी परमाणु परीक्षण किया था, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तब भी पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तो क्या फर्क पड़ा था भारत को? भारत की जो इकनॉमी है वो इकनॉमी इतनी मजबूत है और उसका इकनॉमी का बड़ा आधार हमारा एग्रीकल्चर है। कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया की इकनॉमी ध्वस्त हो गई थी, तब भारत की इकनॉमी जहाँ की तहाँ थी। भारत की इकनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। और दुनिया में कोई कितनी बड़ी ताकत हो, भारत आज किसी से कम नहीं है। हम हर क्षेत्र में दुनिया के बराबरी से खड़े हैं और इसलिए किसी की धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं। अब टैरिफ बार का सवाल है, 50% टैरिफ लगाने का सवाल है। तो अब वो चाहते हैं कि उनके मिल्क प्रोडक्ट हम भारत में खरीदें। ये कैसे पॉसिबल है? उनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन मिल्क है, तो हमारे भारत में तो हम नॉन वेजिटेरियन मिल्क की अनुमति कैसे दे देंगे? फिर हमारा जो भारतीय किसान है, हम आपका उत्पाद अगर खरीदने लगेंगे तो हमारा जो भारत का किसान है, वो जो चाहे दूध उत्पादन करता हो, चाहे हमारा सब्जियों का उत्पादन करता हो, चाहे फसलों का उत्पादन होता हो, तो वो किसान कहाँ जाएगा? और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। आपको जितना टैरिफ लगाना, जो लगाना लगाएं। अभी सर हाल ही में ना पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने ना ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि ये स्वतंत्रता जो है ये सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद मिली है। ये स्वतंत्रता जो है ये लाखों बलिदानों के बाद, लाखों करोड़ों लोगों पर अन्याय अत्याचार
के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली है। हमारी देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना से मामला हो, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम की घटना के बाद, और उसमें जो शौर्य हमारी भारत की सेना ने दिखाया है, आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। जो एक समय 10वें 11वें नंबर पर थी यूपीए सरकार के समय में, आज वो दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और आज ही मोदी जी ने कहा है कि हम इसको तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। पर्याप्त जगह होने के बाद भी भीड़ इतनी हो जाती है कि कई बार यहाँ रोड तक आ जाता है, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। पिछली बार भी हमने ऐसा देखा था कि अपेक्षा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी होती जा रही है रुद्राक्ष धाम की, वो लगातार सुनने ही से ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा ना हो। पिछली बार ट्रैफिक तो लगा था सर, यहाँ तक आ गया था, रोड तक वो ट्रैफिक। नहीं, देखिए, व्यवस्था पिछले बार भी पर्याप्त थी, पर कई लोग क्या होता है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करके रोड के ही किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग इस बार उसको भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि रोड पे गाड़ियां खड़ी ना हो, उसकी व्यवस्था भी रखेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पर्याप्त पार्किंग स्पेस है हमारे पास। मंदिर के सामने ही पूरा 10 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है, पूरा खाली है, तो 1000 गाड़ी भी पार्क हो जाएंगी तो कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। मंदिर प्रांगण 10 एकड़ का है, 8 एकड़ 10 एकड़ का मंदिर प्रांगण है, तो ना अंदर कमी है ना बाहर पार्किंग की कमी है, तो अव्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं है। अभी हंसराज रघुवंशी जी भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर। हमने कोशिश की है कि वहाँ पर जो अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है वो व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। पूरा मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी किसी से भी कभी हमने 1 रुपए का कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया। हमने स्वयं ने पूरे मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की भूमि हमारे पिताजी ने मंदिर के लिए दी। हमारी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें से पिताजी ने मंदिर के लिए वो भूमि दी, और उस भूमि का महोत्तमकार मुझे नियुक्त किया। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक माननीय भूपेंद्र सिंह जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सर। 16 अगस्त को रुद्राक्ष धाम में इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? प्रत्येक वर्ष हम लोग रुद्राक्ष धाम में जन्माष्टमी पर कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और इस वर्ष भी जन्माष्टमी पर कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी जी इसमें भजनों की प्रस्तुति करेंगे। साथ ही कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके हमारे मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी दीप प्रज्वलित करेंगे। और इस तरह से जन्माष्टमी पर जहाँ एक तरफ भजन संध्या होगी, इसके साथ साथ सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर और रात्रि 12 बजे तक जन्मोत्सव का कार्यक्रम होगा। इस बीच में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होंगे। जन्माष्टमी के बारे में हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने हम सबको जीवन में कर्म करने का संदेश दिया, कर्म को प्रधानता जिन्होंने अपने संदेश के माध्यम से दी, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के माध्यम से जहाँ भारत के एक आम जनजीवन को प्रतिपादित करने का काम किया, वहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने यह भी संदेश देने का काम किया कि गौ सेवा या गौ संरक्षण
हमारी जीवन पद्धति के लिए, हमारी भारत की संस्कृति के लिए, हमारी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी आवश्यक है। तो ईश्वर के स्वरूप में होने के बावजूद भी उन्होंने एक ये संदेश दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था गौ संवर्धन से चलेगी, और इसलिए उन्होंने गौ चराने का काम भी किया। गाय के महत्व को प्रतिपादित उन्होंने किया, और गोवर्धन पर्वत इसका एक उदाहरण है। और आज पूरी दुनिया के लोग भगवान गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ पर अधर्म हुआ वहाँ उन्होंने धर्म के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लोगों को अपने संदेश के माध्यम से ये हमेशा उन्होंने प्रतिपादित करने का काम किया कि हमारे जीवन में हम धर्म के मार्ग पर चलकर कर्म करें। तो जीवन में तभी हम सफल हो सकते हैं, या जीवन में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम कर्म के मार्ग पर, धर्म करते हुए कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण भारत के, न केवल भारत के बल्कि दुनिया के कण कण में है, और पूरी दुनिया के लोग आज भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। न केवल भारत में, हम देखते हैं कि विदेशों के अनेक लोग, लाखों की संख्या में भारत की गुफाओं में, कंदराओं में तपस्या कर रहे हैं, पड़े हुए हैं। उनको जो मानसिक शांति भगवान से मिलती है, जो उनकी कृपा से मिलती है, तो आज पूरी दुनिया को कृष्ण जी ने जो संदेश दिया है, उस संदेश से आज पूरी दुनिया ये जन्माष्टमी का पर्व भगवान का मनाती है। इसी तरह से होते, जहाँ तक रुद्राक्ष धाम में कार्यक्रम या उसका महत्व के बारे में हो सकता बहुत लोगों को मालूम ना हो, पर रुद्राक्ष धाम वो स्थान है जहाँ पर 7 दिन के अंदर 39 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बने। भारत में ऐसी कोई भूमि नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहाँ पर 7 दिन में 39 करोड़ शिवलिंग बने हो, और 39 करोड़ शिवलिंग का अभिषेक 7 दिन के अंदर हुआ हो। तो इसलिए रुद्राक्ष धाम के कण कण में भगवान शिव है, कण कण में शिव है। और इसलिए जो रुद्राक्ष धाम है उसका अपना एक जो धार्मिक महत्व है, वो इस बात से प्रमाणित है कि जहाँ पर इतना बड़ा एक पवित्र यज्ञ हुआ, उसी स्थान पर आज भगवान राधा कृष्ण जी का मंदिर है। और आज हजारों लोग आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हमने कोशिश की है कि वहाँ पर जो अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं हो सकती है वो व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। पूरा मंदिर के निर्माण में कहीं पर भी किसी से भी कभी हमने 1 रुपए का कभी किसी से कोई चंदा नहीं लिया। हमने स्वयं ने पूरे मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की भूमि हमारे पिताजी ने मंदिर के लिए दी। हमारी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें से पिताजी ने मंदिर के लिए वो भूमि दी, और उस भूमि का महोत्तमकार मुझे नियुक्त किया। अब वहाँ पर भगवान हनुमान जी का मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो गया है, और 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में दक्षिण मुखी हनुमान जी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर होगी। 7 दिन का ये आयोजन होगा, 26 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में। तो अब उसी प्रांगण में जहाँ एक तरफ भगवान राधा कृष्ण जी हैं, वहीं पर अब भगवान हनुमान जी विराजमान होंगे, और कण कण में शिव हैं वहाँ। तो उस पूरी भूमि में, चूँकि पूरे जहाँ पर मंदिर बना है उस सब में पूरे में शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम, पार्थिव शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम हमारे पूज्य गुरु परम पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। और
पूर्व में उसी स्थान पर हमारे जो पिताजी के द्वारा बनाया गया हमारा पुराना मंदिर है, राम दरबार है, वो वहाँ पर बना हुआ है। शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। अब एक नया हनुमान जी का मंदिर हम लोगों ने फिर बनाया है। आप जाके देखेंगे तो लगभग मंदिर का निर्माण का कार्य पूर्णता की ओर है। और एक तीर्थ क्षेत्र अब सागर का ये रुद्राक्ष धाम भगवान शिव जी की कृपा से, भगवान राधा कृष्ण जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सभी की कृपा से एक ऐसा धर्म क्षेत्र हो गया है कि आज हजारों की संख्या में लोग आते हैं और वर्ष भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करने की कोशिश हम करते हैं। अभी पिछले समय भजन संध्या भी हमने 29 नवंबर को की थी और बाकी वर्ष भर भी कार्यक्रम वहाँ पर चलते हैं। पूरे समय प्रसादी वितरण से लेकर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। एक सवाल है सर, हर वर्ष हम लोग कवरेज करते हैं रुद्राक्ष धाम में जो कार्यक्रम होता है, शहर और ज़िले से नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। अभी हंसराज रघुवंशी जी भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश शासन के मंत्री भी आ रहे हैं यहाँ पर। अभी कुबरेश्वर धाम में एक घटना हुई है, वहाँ पर मिसमैनेजमेंट की वजह से कई लोगों की मौत हो गई वहाँ पर। तो यहाँ पर सुरक्षा के नज़रिए से क्या क्या व्यवस्थाएं की हैं ताकि ऐसी कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जो लगातार सुनने में आ रही हैं धार्मिक स्थलों से? नहीं, देखिए, यहाँ पर इतने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है, कभी आज तक कोई ईश्वर की कृपा से कभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। और हम सब लोग पूरा प्रयास करते हैं व्यवस्थाएं अच्छे से अच्छी बनाने की, पूरा प्रयास करते हैं। और चूँकि जगह पर्याप्त है और इसलिए कोई इस तरह की दिक्कत कभी आती नहीं है। पर्याप्त पार्किंग की जगह है, पर्याप्त मंदिर का प्रांगण है। नहीं सर, फिर भी देखा जाता है कि पर्याप्त जगह होने के बाद भी भीड़ इतनी हो जाती है कि कई बार यहाँ रोड तक आ जाता है, ट्रैफिक जाम भी हो जाता है। पिछली बार भी हमने ऐसा देखा था कि अपेक्षा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जितनी पॉपुलैरिटी होती जा रही है रुद्राक्ष धाम की, वो लगातार सुनने से ही लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो इस बार ऐसा ना हो। पिछली बार ट्रैफिक तो लगा था सर, यहाँ तक आ गया था, रोड तक वो ट्रैफिक। नहीं, देखिए, व्यवस्था पिछले बार भी पर्याप्त थी, पर कई लोग क्या होता है कि पार्किंग में गाड़ी खड़ी ना करके रोड के ही किनारे गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो हम लोग इस बार उसको भी देखेंगे, ध्यान रखेंगे कि रोड पे गाड़ियां खड़ी ना हो, उसकी व्यवस्था भी रखेंगे। और अभी आज बैठक भी है उन व्यवस्थाओं को लेकर, अभी 4 बजे से बैठक है। तो इसमें हम लोग सब काम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमेशा काम का बंटवारा करते हैं और सारे लोग मिलकर पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करते हैं। सफल होता ही है और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पर्याप्त पार्किंग स्पेस है हमारे पास। मंदिर के सामने ही पूरा 10 एकड़ में स्टेडियम बना हुआ है, पूरा खाली है। तो 1000 गाड़ी भी पार्क हो जाएंगी तो कोई वहाँ दिक्कत नहीं है। मंदिर प्रांगण 10 एकड़ का है, 8 एकड़ 10 एकड़ का मंदिर प्रांगण है। तो ना अंदर कमी है ना बाहर पार्किंग की कमी है। तो अव्यवस्था का कोई सवाल ही नहीं है। और जाने आने के लिए, निकलने के लिए, आने के लिए 2-2 गेट हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 नहीं 4 गेट हैं, तो कहीं पर भी कोई दिक्कत होती नहीं। और अभी तक कभी इतना बड़ा, पिछले बार भी कार्यक्रम इतना बड़ा हुआ, 25-50 हज़ार लोग आए थे, तब भी कोई कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी सर हाल ही में ना पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था पाकिस्तान के खिलाफ। उसमें कई टेररिस्ट भी मारे गए और वहाँ जिन्होंने अटैक किया वो भी मारे गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन अब ये 15 अगस्त का समय आ रहा है, कुछ दिन बाद 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया जाएगा। तो स्वतंत्रता दिवस पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं, खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और जो निर्दोष लोग वहाँ पर पहलगाम में मारे गए, उन लोगों के लिए? देखिए, हम सब देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस जो है वो हम सब देशवासियों के लिए, हमारे जीवन के लिए उससे बड़ा दिन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। क्योंकि ये स्वतंत्रता जो है ये सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद मिली है। ये स्वतंत्रता जो है ये लाखों बलिदानों के बाद, लाखों करोड़ों लोगों पर अन्याय अत्याचार के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली है। और इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्रता से बड़ा, स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्व किसी चीज़ का होता नहीं। और
आज हमें स्वतंत्रता की, जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं तो हम उन सब बलिदानियों को भी स्मृत करते हैं, उन स्मरण करते हैं, उनका सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने कुर्बानियाँ दी, शहीद हुए। और साथ ही किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए राष्ट्रभक्ति जब तक देश के प्रत्येक नागरिक में नहीं होगी तब तक वो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वो देश कभी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। और इसलिए ये हम सब के लिए एक ऐसा पर्व है कि हमारे जीवन के लिए इससे बड़ा पर्व कोई हो नहीं सकता है। और इसलिए हम इस दिवस के महत्व को समझें और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आह्वान किया है, आज पूरा देश राष्ट्रमय है। आज पूरा देश पूरा राष्ट्र अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और विशेष रूप से जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश ने जिस तरह से जो साहसिक निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए, और साथ ही जो हमारी देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे चाइना से मामला हो, और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पहलगाम की घटना के बाद, और उसमें जो शौर्य हमारी भारत की सेना ने दिखाया है जी। और इसलिए आज भारत का हर नागरिक गौरवान्वित है। भारत की सेना की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया भारत की जो सैन्य शक्ति है उससे अचंभित है, पूरी दुनिया भारत की सैन्य शक्ति से। तो आज भारत, हम सबको ये गौरव है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में हम एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करने का काम कर रहे हैं। हम एक शक्तिशाली भारत, गौरवशाली भारत बनाने की दिशा में आगे काम कर रहे हैं। हम एक नया भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हमारी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई, जो एक समय 10वें 11वें नंबर पर थी यूपीए सरकार के समय में, आज वो दुनिया की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और आज ही मोदी जी ने कहा है कि हम इसको तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो निश्चित रूप से आज हम सब के लिए गौरव है और इसलिए उत्साह के साथ हर देशवासी स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। घर घर पर जो मोदी जी का आह्वान है, तिरंगा घर घर पर फहराएंगे और पूरा देश उत्सव के साथ, गर्व के साथ 15 अगस्त मनाएगा। और मेरा सभी से आह्वान है, निवेदन है कि सभी लोग राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत भारत, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत हर नागरिक अपने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाएं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो आह्वान किया है तिरंगा यात्रा का, आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे कोई भी स्थान हो, सब जगह तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी 10 से 11 से लेकर 14 तक लगातार तिरंगा यात्राएं हैं। मैं खुद भी तिरंगा यात्राओं में शामिल हूँ। तो इस तरह से पूरे देश में एक लोगों में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत भारत हो, राष्ट्र प्रेम भारत के लोगों में हो, तभी भारत आगे बढ़ेगा। और दुनिया में जिन देशों में राष्ट्रीयता है, राष्ट्र प्रेम है, वो देश आज विकास में आगे है। सर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद है ना, हमारे देश में काफ़ी इकोनॉमिक्स वार्स देखने के लिए मिली हैं। जैसा कि आपको भी जानकारी है, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ट्रंप ने अपने ऊपर क्रेडिट लिया था यूएस प्रेसिडेंट ने कि हमारे हस्तक्षेप के बाद में सीज़ फायर हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। फिर उन्होंने भारत जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल रसिया से, उस पर रोक लगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी पर काफ़ी प्रेशर डाला कि वहाँ से ऑयल इंपोर्ट ना करें। फिर उसके बाद में उन्होंने ये 25% वो ड्यूटी लगा दी, 50% तक कर दिया उसके लिए। उस विषय के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जहाँ तक जब वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हम करें
तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, उनके हेडक्वार्टर ने स्वयं संपर्क भारत सरकार से किया था, हमारे रक्षा मंत्रालय से किया था, भारत सरकार से किया था और युद्ध रोकने का आग्रह उन्होंने भारत की तरफ से जो अटैक हुआ था उसको आगे ना करने का आग्रह उन्होंने किया था। और उस आधार पर भारत ने फिर जो भारत का लक्ष्य था वो भी हम प्राप्त कर चुके थे। हमारा उद्देश्य था कि कोई जनहानि ना हो, किसी आम नागरिक की मृत्यु ना हो, और इसलिए इतने सटीक रूप से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ कि 36 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त हो गए, पर एक भी पाकिस्तान के आम नागरिक को जनहानि नहीं हुई और ना कोई सेना का जवान पाकिस्तान का मारा गया, ना हम लोगों ने मारा। और जो हमारा उद्देश्य था आतंकवाद के खिलाफ, जो हमारा एक ऑपरेशन सिंदूर था, वो सफल हुआ। अब इसमें ट्रंप का तो कोई बीच में आने का सवाल ही नहीं था। ट्रंप का आने की क्या, हमारा तो ऑपरेशन संपूर्ण हो गया था। हमारा तो ऑपरेशन वैसे भी जो हमारा उद्देश्य था वो हो गया था। उनका इंटरफेयर शुरू से ही हुआ था। जब सीज फायर हुआ था उन्होंने मतलब पाकिस्तान के आर्मी चीफ को भी, मुनीर को भी व्हाइट हाउस बुलाया था, काफ़ी चर्चाएं हुई थी। उसके बाद मोदी जी भी थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए थे अमेरिका के खिलाफ कि अगर कोई सिविलियंस के साथ में अगर कोई मीटिंग होती तो बात अलग है, लेकिन मिलिट्री चीफ के साथ में मीटिंग करने का क्या मतलब व्हाइट हाउस? देखिए, कुल मिला के जो भी ट्रंप कर रहे हैं जी, उनको अपने देश के लिए जो ठीक लगता है वो अपने देश के लिए कर रहे हैं जी, और माननीय मोदी जी जो कर रहे हैं वो भारत के हितों के लिए जो आवश्यक है वो मोदी जी कर रहे हैं। अब टैरिफ बार का सवाल है, 50% टैरिफ लगाने का सवाल है, तो अब वो चाहते हैं कि उनके मिल्क प्रोडक्ट हम भारत में खरीदें। ये कैसे पॉसिबल है? उनके यहाँ नॉन वेजिटेरियन मिल्क है, तो हमारे भारत में तो हम नॉन वेजिटेरियन मिल्क की अनुमति कैसे दे देंगे? फिर हमारा जो भारतीय किसान है, हम आपका उत्पाद अगर खरीदने लगेंगे तो हमारा जो भारत का किसान है वो जो चाहे दूध उत्पादन करता हो, चाहे हमारा सब्जियों का उत्पादन करता हो, चाहे फसलों का उत्पादन होता हो, तो वो किसान कहाँ जाएगा? और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि हम इन शर्तों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, आपको जितना टैरिफ लगाना, जो लगाना लगाएं। और भारत जो है, भारत में हम लोग शुरू से स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये कोई ऐसी सरकार नहीं है कि कोई किसी के ट्रंप के आगे झुक जाए या किसी के भी आगे। हम ट्रंप तो एक नाम है, मतलब दुनिया के किसी भी देश के आगे भारत की सरकार नहीं। अटल जी ने सारी दुनिया के विरोध के बाद भी परमाणु परीक्षण किया था, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। तब भी पूरी दुनिया ने हमारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे, तो क्या फ़र्क पड़ा था भारत को? भारत की जो इकनॉमी है वो इकनॉमी इतनी मजबूत है और उसका इकनॉमी का बड़ा आधार हमारा एग्रीकल्चर है। कोरोना काल में भी जब पूरी दुनिया की इकनॉमी ध्वस्त हो गई थी तब भारत की इकनॉमी जहाँ की तहाँ थी, भारत की इकनॉमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। तो इसलिए ये सब टैरिफ से और इस सब से भारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और भारत चाहे ट्रंप हो चाहे कोई भी हो, हम भारत के हितों से कभी समझौता, अपने राष्ट्र के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी है जिसने हमेशा राष्ट्र के हितों के साथ सौदा किया, समझौता किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और इसलिए हम इन सब बातों की परवाह नहीं करते। देश मजबूत हो इसके लिए हम काम कर रहे हैं, और देश मजबूत होगा तो दुनिया में कोई कितनी बड़ी ताकत हो, भारत आज किसी से कम नहीं है। हम हर क्षेत्र में दुनिया के बराबरी से खड़े हैं और इसलिए किसी की धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं। एक आखिरी सवाल और, अभी कुछ समय पहले अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई वोट चोरी के आरोप लगाए थे, प्रेजेंटेशन दिया था। इलेक्शन कमीशन ने उनसे रिटन लेटर मांगा था कि कहाँ कहाँ आपको आपत्ति है, आप वो लेटर दीजिए, तब उस पर मंथन होगा, उस पर एग्जीक्यूशन होगा। हालांकि उन्होंने कोई ऐसा लेटर तो नहीं दिया, लेकिन वो लगातार है ना रैलियां निकाल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। आज उनकी गिरफ्तारी भी हुई है विरोध प्रदर्शन को लेकर। तो वोट चोरी के मुद्दे पर क्या कहेंगे? जो अपोजिशन का, कांग्रेस का आरोप है, वो कहाँ तक सही है और नहीं है, तो क्यों नहीं है सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी में जो एक इतने लंबे समय की राजनीति के बाद भी
आज वो विपक्ष के लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, जो गंभीरता होना चाहिए वो गंभीरता उनमें नहीं आ पाई। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मतदाता सूची पुनरीक्षण करने का अधिकार है। इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची पुनरीक्षण कर रहा है। अगर किसी भी मतदाता का गलत नाम जुड़ा है या गलत नाम कटा है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन में उसका प्रोविज़न है, उसकी अपील होती है। तो आप एक भी केस ऐसा तो बता नहीं पाए कि आपके इसका नाम गलत काट दिया है, इसका नाम गलत जोड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप सुप्रीम कोर्ट भी गए, राहुल गांधी जी या उनकी पार्टी या बाकी पार्टी, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो निष्पक्षता के साथ कर रहा है। अब विदेशी लोगों को अगर हम भारत का मतदाता बनाएंगे, चाहे वो बांग्लादेश के शरणार्थी हों, चाहे पाकिस्तान के लोग हों या अन्य जगह के लोग हों, आज बिहार में जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण का काम चल रहा है तो एक एक विधानसभा में 60-60 हज़ार फर्जी वोटर निकल रहे हैं, जो भारत के रहने ही वाले लोग नहीं है, जिनका नाम पता ठिकाना कुछ नहीं है। एक एक घर में हज़ार वोटों के नाम जुड़े हुए हैं, एक एक 4 कमरे के मकान में। तो जो फर्जी हैं, जो भारत के नागरिक ही नहीं है, हम उनको वोटर कैसे मान लें? और कांग्रेस हो या विपक्षी पार्टियां हो, इन फर्जी वोटों के सहारे ही जीतना चाहते हैं। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, आप इलेक्शन कमीशन की बात करते हो, तो इसी इलेक्शन कमीशन के रहते तो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में 240 सीटें मिली, आपको 100 सीटें मिली। तब इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष था। अनेक राज्यों के चुनाव में कांग्रेस चुनाव जीती या विपक्षी पार्टी चुनाव जीती, तब वहाँ इलेक्शन कमीशन ने गड़बड़ नहीं की। तो जहाँ आप जीतते हो वहाँ इलेक्शन कमीशन ईमानदार है, जहाँ आप हारते हो वहाँ इलेक्शन कमीशन बेईमान। तो ये सारी संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगाते हैं। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था है, उस पर आरोप लगाते हैं। हमारी चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट के निर्णय पे आपत्तियां उठाते हैं। तो उनका कुल मिला के लोकतंत्र में कांग्रेस का कभी विश्वास रहा नहीं। कांग्रेस हमेशा राजशाही के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। इस पार्टी का जन्म ही राजशाही से हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इस पार्टी के डीएनए में मुगल और अंग्रेज हैं, इस पार्टी के डीएनए में, कांग्रेस पार्टी के। और इसलिए उस नीति पे ये काम करते हैं, तानाशाही और कूटनीति, इस आधार पे। और इसीलिए आज दुर्गति देश के अंदर हो गई, भारत के अंदर। और ये सब मतलब ऐसी बातें हैं कि इसमें गंभीरता होना चाहिए। आप एक इतनी बड़ी पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के आप नेता हो, तो आपको मतलब ऐसी बातें आप कर रहे हो, बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। आपकी वोट चोरी हो गई, कोई ऐसे वोट चोरी होता है क्या? ऐसे कोई वोट ऐसे होता तो सारे विपक्षियों के नाम काट देते, फिर चुनाव काय को होता? फिर वोटर लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम कट जाता अगर ऐसा होता तो। फिर तो तेजस्वी यादव का भी कट जाता अगर ऐसा होता तो ये सब फालतू की बातें हैं। अब जो भारत के नागरिक नहीं है, ये चाहते उनको वोटर बना दो। तो ये तो कुल मिला के सत्ता के लिए देश से समझौता करते हैं। इनको देश से कोई मतलब, और ना देश के प्रति इनको राष्ट्रभक्ति है। इनकी राष्ट्रभक्ति तो अमेरिका के प्रति है, इनकी राष्ट्रभक्ति चाइना के प्रति है, इनकी राष्ट्रभक्ति इटली के प्रति है। भारत के प्रति तो इनकी राष्ट्रभक्ति है ही नहीं। और इसलिए ये मानसिकता जो है, ये मानसिकता राष्ट्र विरोधी मानसिकता है, राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता है। थैंक यू। सोनालिका ट्रैक्टर्स के अधिकृत डीलर साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स में आपका स्वागत है। वीरेंद्र पूनम पटेल के नेतृत्व में हमारा शोरूम आपको दे रहा है सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर्स की पूरी रेंज, वो भी एक ही दाम पर। क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ और भी आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। हमारे दमदार ट्रैक्टर मॉडल्स में हमारी DI सीरीज, GT सीरीज, सिकंदर सीरीज, टाइगर सीरीज और वर्ल्ड ट्रैक सीरीज में विभिन्न मॉडल्स उपलब्ध हैं, जो हैं मजबूत एवं टिकाऊ और आपके खेतों का असली हीरो। यानी एक ही दाम के साथ भारी भरकम कामों के लिए सबसे भरोसेमंद साथी। हमारे यहाँ फिक्स रेट की गारंटी है। हर ट्रैक्टर एक ही दाम पर ही उपलब्ध है। इसमें कोई छिपा हुआ शुल्क नहीं, जो देख रहे हैं वही मिलेगा। साथ ही आसान फाइनेंसिंग सुविधा, क्योंकि अब ट्रैक्टर खरीदना हुआ बेहद आसान। आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। फाइनेंसिंग की सरल प्रक्रिया, जिससे आपके सपनों का ट्रैक्टर जल्द आपके पास हो। तो फिर देर किस बात की है? आज ही आएं
और अपने खेत के लिए सबसे बेहतरीन सोनालिका ट्रैक्टर को चुनें। फिक्स रेट और आसान फाइनेंसिंग सुविधा के साथ आधार कार्ड लाओ और ट्रैक्टर ले जाओ। प्रोपराइटर वीरेंद्र पूनम पटेल की देखरेख में साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स ने अपनी उत्कृष्ट सेवा और भरोसे से किसानों का दिल जीता है। ऑथोराइज्ड सर्विस सेंटर के साथ हम आपके ट्रैक्टर की लंबी उम्र और बेहतर प्रदर्शन की गारंटी देते हैं। हमारा पता है साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, कृषि मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।